अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लाके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब पिछले हफ्ते मैंने फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरे 3210 दोस्त हैं फेसबुक के ऊपर, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सिर्फ 575 सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और दुनिया में हर जगह हर एक के पास पहुँचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तकरीबन बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, लेकिन अभी भी 1000 सब्सक्राइबर जो वो नहीं हुए। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये चूँकि उर्दू वर्जन में बना रहा हूँ अपने इस सीरीज़ का कि हाउ टू बिकम अ गुड रिसर्चर, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें और उनको ताकीद भी करें, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जो उसको प्रेस करें। तो आज हम बात शुरू करते हैं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसे शेयर करता हूँ। इस एक्सपीरियंस को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। तो पहली आज हम जो बात करेंगे वो इस बात के ऊपर हमारी बहस होगी कि आया, बहस से मुराद ये है कि आप मुझे कमेंट्स दे सकते हैं कि अगर कोई आपको परेशानी हो मेरी किसी बात को अंडरस्टैंड करने में, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको उस पर रिप्लाई भी करूँगा। तो सबसे पहली बात ये, मैं जब एमएस कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो मोहम्मद सफीउद्दीन भट्ट साहब जो थे वो मेरे एमएस का जो थीसिस था एमफिल का, उसके वो सुपरवाइज़र थे। तो मुझे उन्होंने सबसे पहले जो बात कही थी कि देखो बेटा, जिस दिन तुम्हें 5 से 6 घंटे बैठने की आदत पड़ गई तो उस दिन तुम समझना कि तुम एक अच्छे रिसर्चर बन जाओगे। अब बैठने से मुराद ये नहीं है कि खाली चेयर लें और उसके ऊपर बैठे रहें। बैठने से मुराद ये है कि आप जब 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ेंगे तो फिर समझें कि आपको चीज़ें जो हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगी। तो मैंने तकरीबन 8 से 9 महीने ये प्रैक्टिस रखी और आप जान के हैरान होंगे कि मैं जब AERC लाइब्रेरी में बैठता था, जहाँ मेरे 2 टीचर्स बल्कि 3 टीचर्स, अजहर इकबाल साहब ने भी उसी चेयर के ऊपर एमफिल बैठ किया था, बल्कि पढ़ के, बैठने से मुराद है पढ़ के। उसके बाद मोहसिन हसनैन साहब थे, उन्होंने भी वहीं उसी जगह का इंतखाब किया और उसी चेयर के ऊपर बैठ के उन्होंने काम किया और अपना एमफिल का थीसिस मुकम्मल किया। फिर डॉक्टर शाइस्ता जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर में, उन्होंने भी उसी चेयर का इंतखाब किया और खुशकिस्मती से मैंने भी अपने टीचर्स को फॉलो करके उसी चेयर का इंतखाब किया और मोहम्मद सफीउद्दीन भट्ट साहब जो थे उनकी बातों पर मैंने अमल दरामद किया, क्योंकि उस्ताद जो होता है हमेशा आपके लिए मशले राह होता है। और स्टूडेंट अगर अच्छा स्टूडेंट हो, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, तो उसकी फिर ड्यूटी बनती है कि उस जो मशले राह है उससे रहनुमाई ले और उसके ऊपर अपना करियर जो है उसको ब्राइट करे। तो मैंने तकरीबन 8 से 9 महीने जो है ये प्रैक्टिस की अपनी इस आदत को डेवलप करने में कि कैसे मैं 5 से 6 घंटे जो है वन गो में बैठ सकता हूँ। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ जो है वो मेरी आदत डेवलप हुई। फिर दूसरा काम जो मैंने किया, जो कि जब भी कभी स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि सर अच्छा टॉपिक जो है उसका इंतखाब कैसे किया जाता है। तो मैं बेसिकली आपको अच्छे टॉपिक से पहले एक ग्राउंड बता रहा हूँ कि अच्छा टॉपिक आप उसी वक्त चूज़ कर सकते हैं जब आपको पढ़ने की आदत होती है। अब मेरे साथ लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो मेरे कुलीग्स थे, मेरे क्लास फेलो थे। वो आते थे, वो सबसे पहले अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ने पर कुछ 4-6 गप्पे की उसको 11 बज गए। चलो ऐसा, जब हम चूँकि वो जो क्या उसको कहते हैं ब्रंच, उसका टाइम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान का जो दौरानिया होता है उसको हम ब्रंच कहते हैं। तो उसके बाद अब जाहिर सी बात है, जब पहले आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो आपने सब ब्रंच में ज़ाया कर दी हैं। तो मुझे मेरे टीचर साहब ने बताया कि जो अच्छे लोग थे, जिनमें डॉक्टर फीज़ पाशा साहब हैं, डॉक्टर हफीज़ शेख हैं, प्रोफेसर इशफाक साहब हैं, तो ये लोग जो थे ये भी चूँकि AERC में ही काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग क्या करते थे कि सुबह 8 बजे आते थे, 8 से लेके 11 बजे तक का जो टाइम था अपना कमरा बंद करके ये काम करते थे। क्योंकि और ये अमेरिका में भी रिसर्च है कि अमेरिकन जो हैं उनके जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं वो 8 से 11 होते हैं। तो ये 3 घंटे काम करते थे, उसके बाद फिर जब किसी से मिलना है या चाय कॉफ़ी पीनी है सारा कुछ करते। तो मैंने वो आदत जो है अपने अंदर अडाप्ट कर ली थी कि जब भी मैं AERC पहुंचता था सबसे पहले जाकर अखबार को थोड़ा सा देखने के बाद फिर अपनी वो जो जगह जो थी उसके ऊपर बैठ के पढ़ना शुरू कर देता था। अब रही बात टॉपिक की कि टॉपिक जो है वो कैसे चूज करना है, ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ अपने आप को लेके जाना चाह रहे हैं। मतलब कि आप पब्लिक फाइनेंस में जाना चाह रहे हैं, आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जाना चाह रहे हैं, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या एनर्जी इकोनॉमिक्स, या आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये बेसिकली इंटरेस्ट जो आपका जगेगा
इस चीज़ के ऊपर कि आपने टॉपिक कौन सा चूज करना है, वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये किस तरफ आपने जाना चाह रहे हैं, ये बेसिकली आपके करियर की बात हो रही है। और करियर भी हमेशा जो फ्यूचर आपके जो प्रोडिक्शंस हैं या फॉरकास्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में किस फील्ड के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी। तो मैं जब अपना रिसर्च का काम शुरू किया कॉम्प्रिहेंसिव पास करने के बाद, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि मुझे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है, खासकर ये पॉवर्टी और फाइनेंस, ये टॉपिक्स मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगते थे। बट व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि हाउ टू कनेक्ट दीज टॉपिक्स फॉर माई रिसर्च इंटरेस्ट। तो वो जहाँ पे बोला जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, मैंने वो देखना शुरू किया। फिर मैंने अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, आल तक उसकी मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे अजहर इकबाल साहब, जो डॉक्टर अजहर इकबाल साहब कहते थे कि ठीक है, अगर तुम्हें पूरा आर्टिकल पढ़ते हो उसमें से भी अगर तुम्हें एक लाइन की समझ आ जाए तो तुम ये समझो कि तुम पूरा आर्टिकल जो पढ़ने का मकसद है या तुम्हारा यहाँ बैठ के पढ़ने का मकसद ये था वो पूरा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हम एक एमएस का स्टूडेंट है, अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, आपको पता है यहाँ नोबेल प्राइज विनर जो हैं वो आर्टिकल लिखते हैं। कुछ लोग तो नोबेल ओरियट्स का उसको क्लब कहते हैं। और वैसे भी हम जो कि बेसिकली नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, टंग जो हमारी मदर टंग है वो पंजाबी है, और चीज़ें हमें सारी इंग्लिश में पढ़नी पड़ रही हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी ज़बान के बाद किसी दूसरी ज़बान के ऊपर आपका अबूर हो और आप सारी की सारी चीज़ें समझ जाएं। तो खुशकिस्मती से उन्होंने जब मुझे बात बताई तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, कोई बात नहीं, अगर मुझे 25% भी आर्टिकल समझ आ जाता है बेस्ड ऑन थ्योरी और एम्पिरिकल रिजल्ट जो हैं, जो कि हमने क्लास के अंदर पढ़े थे, तो मैं समझूंगा कि मैं काम जो है वो कर रहा हूँ, चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। और यही आदत मैंने मेरे भाई अपनी डेवलप की थी। अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ता, जनरल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर से मैंने चीज़ें ढूंढी जो रिलेट कर रही थी कि फाइनेंस जो है वो पॉवर्टी के साथ कैसे लिंक होता है। क्योंकि मेरा जो एमफिल का थीसिस है वो बेसिकली फाइनेंशियल डेवलपमेंट और पॉवर्टी के ऊपर है। बेसिकली जो थीसिस का टाइटल है वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन इस टाइटल के अंदर मैंने 3 चीज़ें जो थी, 3 चैप्टर मैंने समोए थे। हाउ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी रिडक्शन, हाउ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू reduce income inequality, how financial development affects poor segments of population। तो बेसिकली पॉवर्टी और पुअर सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन तो एक ही चीज़ है, लेकिन हमने उसको एक में हमने जो था वो हेड काउंट रेशियो इस्तेमाल किया, दूसरे के अंदर हम जो पुअर सेगमेंट्स की पॉपुलेशन थी उसका क्विंटाइल बनाया तो वो हमने इस्तेमाल किया था। तो जब मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं इस साइड पे काम करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सोचें कि मैंने तकरीबन 8 से 9 महीने जो मेरा एमफिल का प्रपोजल था उसको तैयार करने में लगाए थे। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे जो सारी ज़िंदगी अभी तक हुआ और इंशाल्लाह आगे होता रहेगा, उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उन 8-9 महीनों के अंदर जब मैंने लाइब्रेरी में पढ़ के अपनी वो आदत डेवलप की 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे बैठ के पढ़ने की, उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे यह कि लाइब्रेरी की चीज़ें जो थी मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो गई थी। तो फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है वो ये कि हाउ टू ब्रोज द कंटेंट्स, या हम कह लें कि आर्टिकल्स जो हैं कि वो कैसे मटेरियल जो है उसको कलेक्ट करे। तो उस 6 से 8 घंटे या 4 से 6 घंटे कह लें उसको, क्योंकि मिनिमम 4 से 6 घंटे है, मैक्सिमम आपका 6 से 8 घंटे है। तो बैठ के पढ़ने का मुझे ये फायदा है कि मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ लाइब्रेरी के किस कोने में पड़ी हुई है। उसका फिर मुझे जो दूसरा बड़ा फायदा हुआ कि पाकिस्तान में खासकर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की जो लाइब्रेरी है उसमें कौन कौन से जर्नल्स आ रहे हैं, कौन कौन से वॉल्यूम आ चुके हैं, कौन कौन से नहीं आए और कौन कौन से आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों के बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो डॉक्टर सबीदन भट्ट साहब ने मुझे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की आदत डाली थी, उसका बेसिकली मतलब ये था कि मुझे पता चल जाए कि लाइब्रेरी के अंदर मटेरियल जो है कौन सा मटेरियल किस रैक और किस शेल्फ में पड़ा हुआ है और किस जर्नल में पब्लिश हुआ और किस इशू में पब्लिश हुआ है। ये जो फ़ायदा मुझे हुआ, और आपको पता है जब आपको ये पता चल जाएगा मटेरियल जो है उसकी तलाश जब आप करते हैं तो उसका पता चले आपको वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शायद जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपके पीएचडी या आपके एमफिल के थीसिस का 50% काम आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो चीज़ों को आपने लिंक करना होता है, और चीज़ों को जब आप लिंक करते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, रीडिंग कितनी ज़्यादा की है। तो वो जो 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली वो आपकी रीडिंग हैबिट जो है उसको डेवलप करने की बात हो रही है। और आपको ये तो पता ही है कि आप लिखते तब हैं जब आप पढ़ते हैं, और आप बोलते तब हैं जब आप सुनते हैं। मतलब कि इंग्लिश जब तक आप सुनेंगे नहीं आप उसको बोल नहीं पाएंगे, और जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं आप लिख नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली रिसर्च के अंदर भी ये जाहिर सी बात है, ये जो असूल हैं वो कार फरमा हैं। तो ये था मेरा वो तरीक़ेकार। जब मैंने वो आर्टिकल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गया, उसको मैं देखा, मुझे वो आर्टिकल पसंद आ गया, टॉपिक अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर काम हो सकता है। फिर मैंने उससे रेलेवेंट जो है उसका मैंने पहले बेस आर्टिकल देखा कि ये पहला आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है। उसके बाद फिर मैंने
और ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि इस आर्टिकल को अभी तक कितने लोगों ने साइट किया है। मैंने वो बेस आर्टिकल भी इकट्ठा सॉरी वो डाउनलोड किया या उसका मैंने प्रिंट ले लिया, उसके रेफरेंसेज जो थे उसका भी मैंने प्रिंट लिया, ताकि मैं देखूं कि इस बंदे ने जो बैकग्राउंड बनाया है इस स्टडी को मुकम्मल करने के लिए वो किस तरह से। फिर उस आर्टिकल को जिन जिन लोगों ने साइट किया था मैंने वो भी सारे आर्टिकल डाउनलोड कर लिए थे, चूंकि मैं उसके जो बेस आर्टिकल के रेफरेंसेज थे वो मैंने सारे पढ़े हुए थे या पढ़ चुका था। उसके बाद फिर मेरे लिए आसान हो गया कि अब इसमें इस आर्टिकल को या रिसर्च को आगे कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है। और वो एक्सटेंशन जो थी उसमें उसको करने के लिए जो जिन लोगों ने उस आर्टिकल बेस आर्टिकल को साइट किया हुआ था उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये हर नया पेपर जो उसके अंदर हर कौन सा नया वेरिएबल आ रहा है और कौन सा वेरिएबल जो है वो अभी तक इग्नोर हो रहा है। तो इस तरह से मैंने उस अपने काम को एमफिल के थीसिस की फॉर्म में एक्सटेंड किया। तो ये दोस्तों जैसे आपसे मैंने एक्सटेंशन की बात की, तो ये तकरीबन हमारा जो सीरीज है ये 5 हिस्सों में चलेगी। तो आज मैंने आपको जो पहला पोर्शन है इसका वो बताया है कि इसके अंदर रह के आप अपनी पढ़ने की आदत जो है वो डेवलप करें और दुनिया जहाँ के जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल सारों को खंगालें आप, क्योंकि आपको पता है कि जब तक पीएचडी जो होती है उसको मैं समझता हूँ कि आपकी आने वाले वक्त की रोटी होती है, और आप पीएचडी किसी ऐसे फील्ड के अंदर करें कि जिसमें आपको लगे कम से कम आपका करियर जो है उसके अंदर जो ग्रो आपने करना है वो बड़ा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है और आपको उस स्पीड के साथ चलना है। आप थोड़ा सा स्पीड से पीछे हट गए तो समझिए कि लोग जो है आपको कुचल देंगे। कुचलने का मतलब ये है कि आप पीछे रह जाएंगे, लोग आपसे आगे निकल करें। जैसे कि पिछले 13 से 14 मिनट के वीडियो लॉग में हमने ये अच्छे तरीके से बयान किया था कि एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ने की आदत जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। उसमें मैंने आपको ये बताया था तकरीबन 4 से 6 घंटे मिनिमम, जिसको हम कह सकते हैं, या 6 से 8 घंटे मैक्सिमम पर डे आपको बैठ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप वन गो में अपनी ये आदत डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आदत अपनी डेवलप की अपने मेंटोर जो है मोहम्मद शबीहुद्दीन भट्ट साहब के कहने पे, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये 6 से 8 घंटे पढ़ने की आदत जो है इसने कितना मुझे बेनिफिट दिया। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि जब मुझे अप्लाइड इकोनॉमिक साइंस सेंटर की जो लाइब्रेरी थी वो अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद थी, और अक्सर मेरे मेंटोर साहब जो थे वो मुझे कॉल करके पूछते थे कि यार फलां आर्टिकल जो है वो किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, या फलां वेरिएबल का डेटा चाहिए तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मुझे खुशी भी होती थी, और मैं फिर वो कभी कभी अपने टीचर के साथ थोड़ा मजाक भी कर लेता था कि अब ये एईआरसी के लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ें पढ़ी वो मैं आपको बताया करूँ। तो मेरे टीचर साहब माशाल्लाह बड़े खुश होते, और मुझे भी अंदर से बड़ी खुशी होती थी कि मेरे अंदर इस आदत के डेवलप होने की वजह से माशाल्लाह चीज़ें कितनी मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो गई हैं। दूसरी जो चीज़ है इसको हम कह सकते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि हर वो मिस्टेक जो मैंने की है अपने करियर के अंदर वो आप भी करें। और ये चूँकि सीनियर जो होता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करे जूनियर्स के साथ, और जूनियर्स को वो मिस्टेक्स जो सीनियर ने की होती हैं कोशिश करे कि उन मिस्टेक से बचाए। क्योंकि मैंने जैसे आपसे बात में कर रहा हूँ कि ये सारा मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ अपने स्टूडेंटशिप का, कि जब कैसे मैंने चीज़ें जो हैं वो लर्न की। तो उसमें एक बात है कि पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल दुनिया में भी देखें तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं कि आप ये देखें कि जो अमेरिकन हैं, अगर आप लेट 70s जो है उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, तो उन्होंने इंग्लैंड की रिसर्च जो थी उसको कॉपी किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो अमेरिका की रिसर्च है उसको कॉपी किया चाइना ने, और कुछ हद तक इंडिया ने भी किया। और उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू जो है वो 1980 से लेके ऑनवर्ड आप देखें तो वहाँ उनके जो बैचलर के स्टूडेंट्स उनके जो रिसर्च पेपर हैं या वो एसेज कह लें या उसको आप वो टर्म पेपर कह लें वो उन्होंने पब्लिश किए हैं। तो ये जब आप पेपर पढ़ेंगे आपको खुद ही उसका अंदाज़ा, उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान डेवलपमेंट रिव्यू था, वो भी बहुत सारे पाकिस्तान रिसर्चर जो हैं उसके अंदर बड़े क्वालिटी के पेपर पब्लिश करते हैं। लेकिन देखना यह है कि दुनिया सारी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, चीज़ें आगे भी बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं जब जब आप इस फील्ड के अंदर इन होते हैं। तो देखा जाए तो रेप्लिकेशन भी एक रिसर्च है जो मोस्टली डेवलपिंग इकॉनमीज के अंदर आ रही है, ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद एक आगमेंटेशन होती है जिसको जिसको अब ये कहना आपने किसी का मॉडल जो है उसके अंदर अपने को वेरिएबल नया ऐड किया, इंट्रोड्यूस करवाया, या थ्योरी के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो आपने कंट्रीब्यूट किया और आपने उसके ऊपर जो है अपना आर्टिकल या अपना थीसिस जो है वो मुकम्मल किया।
अच्छा, उसके बाद जो तीसरी रिसर्च आती है जिसको हम थ्योरेटिकली या एम्पिरिकल हम न्यू रिसर्च कहते हैं, मतलब कि आपका उसमें अपनी थ्योरी होती है, आपका अपना मॉडल होता है, उस मॉडल के अंदर आपके इंट्रोड्यूस कराए हुए वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप लेके चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 तरह की रिसर्च जो है वो मतलब कि मैंने अपने करियर में जो अलग बेस सीखी है उसमें मुझे उसका पता चला। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, अगर आप अर्ली करियर सर्चर यहाँ पे देखें तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो आपने इंडिया का डेटा लिया या इंडिया के ऊपर जो एक स्टडी हुई है तो उसी स्टडी को आप पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ डेटा सेट जो है वो चेंज करने के बाद। अब डेटा सेट जो है उसमें भी देखा जाए तो अब जाहिर सी बात है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये साउथ एशियन रीजन के कंट्रीज हैं और ऑलमोस्ट ये सिमिलर हैं। इनके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी उसको कह सकते हैं, लेकिन ये 100% जो है वो सिमिलर नहीं है। तो हमें ये चीज़ें जब हम मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेलेक्ट करते हैं या मॉडल चूज करते हैं और टाइम पीरियड जो होता है स्टडी का वो चूज करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। मसलन कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी, अभी पीछे तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है गल्फ कंट्री से, तो उसके अंदर एक प्रोजेक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये स्टडी जो है हम इसको पहले इंडिया के ऊपर कर चुके हैं, तो अब हम इसको साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं या एशियन कंट्रीज उसके ऊपर करना चाह रहे हैं। उसमें जो मेरा मेजर ऑब्जेक्शन था वो ये कि अगर आप ये ऑलरेडी स्टडी इंडिया के ऊपर कर चुके हैं तो इसके अंदर कौन सी ऐसी नॉवल्टी है कि जिसकी बेस के ऊपर ये स्टडी आप एशियन कंट्रीज के ऊपर करने जा रहे हैं, या ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि अगर ये इंडिया के ऊपर स्टडी हमने की है तो इसको बाकी कंट्रीज के ऊपर भी करना चाहिए। तो ऐसी कोई भी उस प्रपोजल के अंदर मुझे रीजन नहीं मिली थी जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रपोजल वो रिजेक्ट करना पड़ा। यही चीजें जो होती हैं जब आप कोई पेपर करते हैं या रिसर्च पेपर करते हैं तो उसके अंदर ये चीजें रिव्यूअर या उससे पहले एडिटर जो होता है वो चीजें देख रहा होता है। और यही वजह है कि जो हमारे अर्ली करियर लोग होते हैं वो ये कहते हैं जी देखेंगे हमने तो पेपर लिखा बड़ी मेहनत के बाद और सर जी बड़ी टेंशन है, यकीन करो थीसिस दे पहले 3 साल काम किया, थीसिस जो ਉਹਦੀ प्रेजेंटेशन सिर ते पई हुई है तो बड़ी परेशानी, पेपर को पब्लिश नहीं हो रहा। वो पेपर पब्लिश क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह जो 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 मुझे नजर आती है वो एक यही है कि क्योंकि बिगनर होते हैं और उनको इस तरह के जो वीलॉग्स हैं, इस तरह की गाइडेंस जो है वो प्रॉपर नहीं मिली होती। खासकर जो स्टूडेंट चाइना में बैठ रहा है वो बड़ी इस तरह की डिफिकल्टी जो है वो फेस कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले जो हम छोटी सी मिस्टेक करते हैं वो ये, जिसको मैं पहली मिस्टेक कहता हूँ कि हम फटाफट जो है कोई रशिया के ऊपर काम हुआ है, चाइना के ऊपर काम हुआ है या इंडिया के ऊपर, फटाफट उसको पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखा जाए थोड़ा हिस्टोरिकली तो इंडिया जो है उसका जब डेटा सिलेक्शन की बात होती है तो 1947 से वो डेटा सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो हम 1971 से बल्कि 72 से डेटा सिलेक्ट करते हैं। क्यों? आपको पता है 1971 के दौरान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो जब भी कभी आप एम्पिरिकल मॉडल सेट करते हैं तो हम उस मॉडल को सेट करने के बाद जो सबसे अगली बड़ी जरूरी चीज होती है वो सैंपल पीरियड होता है, जिसको आप टाइम स्पैन भी कहते हैं, जिसको आप टाइम पीरियड कहते हैं या डेटा पीरियड कहते हैं। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा स्टेबल ईयर जब वो देखना होता है। मतलब कि मैंने अक्सर देखा है जो यंग रिसर्चर्स हैं उन्होंने मेरे ही पेपर्स को रेप्लिकेट किया है। और तो मैं उसमें किया क्या है जनाब वाला कि मैंने लेट से किसी कोई पेपर के अंदर डेटा 72 से लिया हुआ है और 2007 तक मैंने काम किया या 2010 तक मैंने काम किया है। जिस बंदे ने मेरे काम को रेप्लिकेट किया उसने क्या कि डेटा 1984 से ले लिया है और आज 2020 है तो यहाँ तक जो है वो डेटा लेकर फटाफट पेपर जो वो उसको एम्पिरिकल मॉडल और रिजल्ट वगैरह लगा के वो पेपर सबमिट और पेपर पब्लिश भी हो गया। क्वेश्चन ये नहीं है कि पेपर पब्लिश हो गया, क्वेश्चन ये है कि आपने जब पुराना पेपर देखा है तो अगर आप समझें कि आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि उसकी वजह से, चलो जी मैंने डेटा 1984 से लिया, आपने डेटा 1972 से लिया है, तो आपका जो एंडिंग पीरियड था 2010 था, मेरा एंडिंग पीरियड 2020 है, तो आप तो इसकी बेस के ऊपर हमने वो रिसर्च की है। मेरा ख्याल है कि इससे ये पीस ऑफ पेपर ही होगा आपका, या मे बी एट द एंड ऑफ क्या होगा कि लोग मेरा पेपर जो है उसको साइट करेंगे, आपके काम को साइट इतना ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो लोग पढ़ते जाते हैं लोगों को पर कंट्रीब्यूशन की समझ आती है कि कंट्रीब्यूशन बेसिकली होता है, इसलिए पर लोग जो अच्छा या बड़ा वैलिड पेपर लिखा होता है लोग उसको साइड करते हैं। अगर हम मेरे केस में देखें तो आज के दिन में मैं 26,000 साइटेशन के करीब करीब पहुंचने वाला हूं और मेरा ख्याल है कि इस साल जो है जो साइटेशन मेरा पिछले साल हुआ था, इस साल की जो साइटेशन और इनका जो ग्रोथ रेट होगा वो 50% होगा। 50% मतलब कि पिछले साल अगर मैंने 100 साइटेशन हुई थी, इस साल मेरी 150 साइटेशन होगी।
तो ये अच्छे काम की एक निशानी होती है। तो आप जब कोई काम करते हैं तो आप फ्यूचर जो है उसको मद्देनजर रखें, क्योंकि ये सारी रिसर्च जो आपने आज करनी है ये कल को आपकी लाइबिलिटी भी होगी। जाहिर सी बात है ये आपका पेपर है, और पेपर मैं समझता हूँ कि पेपर मेरे बच्चों की तरह है। तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की या अपने बच्चे की केयर करता हूँ, इसी तरह मुझे रिसर्च पेपर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसी केयर के साथ लिखें, ताकि आने वाले वक्त में लोग आपके हवाले दें, जिसको हम साइटेशन कहते हैं, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करें। तो ये बेसिकली एक मिस्टेक करते हैं। दूसरी मिस्टेक जो होती है वो क्या कि हम जब मॉडल जो है वो लेते हैं तो हम इस चीज के बारे में बोदर ही नहीं करते कि यार ये मॉडल जो है ये इंडियन स्ट्रक्चर के मुताबिक है, या ये मॉडल जो है ये यूरोपियन किसी कंट्री की बात हम कर लें, फ्रेंच इकोनॉमी की बात कर लें, या इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि इंग्लैंड के मॉडल को हम पाकिस्तान के ऊपर रेप्लिकेट कैसे करें। और अक्सर ये बिजनेस स्टडीज के लोग जो हैं वो ये करते हैं, इकोनॉमिक्स के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के लोग नहीं करते। तो अब देखें यूके जो है उसकी 600 से 800 साल पुरानी हिस्ट्री है। पाकिस्तान जो है 72 में मतलब कि दोबारा जो है वो नक्शे के ऊपर उभरा है। तो आप ये देख लें, पहला तो डिफरेंस ये है कि 6 से 8 सदियों का, और उसके बाद सारे आपको 60 से 70 साल बनते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जिस कदर मेच्योरिटी यूके नेशन में है, क्या उस तरह की मेच्योरिटी पाकिस्तानी कौम के अंदर है, या जिस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो यूके का है क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस तरह का है, या जिस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूके का है क्या पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैच करता है उससे, या जिस तरह से पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या सोशली यूके जो है वो ग्लोबलाइज्ड है, क्या पाकिस्तान भी उसी तरह से ग्लोबलाइज्ड है। इसी तरह बाकी वेरिएबल है, जब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, रियल जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं, तो उसमें भी खासा डिफरेंस होता है। लेट्स से अगर आप बात करते हैं यूके की, तो जाहिर सी बात पाउंड स्टर्लिंग की बात होगी रियल जीडीपी जब हम बात करेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाक रुपये की बात करते हैं, तो हमें इस तरह से भी चीज़ों को देखने की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जाहिर सी बात है यूके से शुरू हुआ 18वीं सदी में जो बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखें बाकी कंट्री जो है उससे रेवोल्यूशनाइज्ड हुए, और वही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो दुनिया के दूसरे कंट्री जो थे उसमें उसने ट्रैवल किया। अब पाकिस्तान जो 72 से डेटा आप लेते हैं, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस प्रोसेस को भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम शुरू में अगर देखें तो फिर उससे जो जो हमें मिस्टेक करने के हमारे चांसेस कम हो जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा केयरफुली उन चीज़ों को साथ लेके चलें। अब अंधाधुंध जो है, अगर आप वो यूके का मॉडल उठाया, उसमें डेटा पाकिस्तान का चेंज किया करके लो, ये हमारा जो रिसर्च पेपर तैयार हो गया, तो वो जैसे आपसे मैंने पहले कहा कि आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जो मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं। उसमें ये कर सकते हैं आप कि जब डेटा सिलेक्शन की बात आपकी होगी, आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको डेटा अवेलेबल कहाँ से हो, मतलब कि हमारे डेटा अवेलेबिलिटी के सोर्सेज जो है क्या क्या, हमें वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर जो वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के केस में बात करूँ तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो बुलेटिन है उसको हमें लेके चलना चाहिए। और ये फिर डिपेंड करता है कि किस किस्म का डेटा आपको चाहिए। आपको डेटा जो क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, या एनुअल चाहिए, या सब एनुअल चाहिए, या आपको डेटा जो फाइनेंशियल वेरिएबल का चाहिए, या आपको डेवलपमेंट वेरिएबल का डेटा चाहिए, या इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं वो डेटा चाहिए। तो वो फिर जाहिर सी बात है, और जिस तरह की आपकी स्टडी होगी, फाइनेंस की स्टडी होगी, तो उसके डेटा सोर्सेज कुछ और होंगे या मे भी मिलते जुलते हों। अगर आप साइकोलॉजी की स्टडी करेंगे तो उसमें डेटा सोर्सेज कुछ और इस्तेमाल किए जाएं। कुछ लोग सर्वे बेस्ड जो है काम करते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल डेटा है, टाइम सीरीज डेटा है, पैनल डेटा है, तो हर डेटा सेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर डेटा सेट की अपनी टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, अब इसी बात को ले लें कि जैसे बात पहले मैं आपसे कर रहा था कि मॉडल उठाया आपने, उठा के जब डेटा सेट फिट कर लिया। अब अगली बात जो शुरू हो रही है वो ये है कि हमें कौन सी अप्रोच जो है वो लगानी चाहिए। अब अक्सर पेपर्स के अंदर अब 1990 में जो हैंसन ने कोइंटीग्रेशन अप्रोच जो डेवलप की थी, उसके बाद पता नहीं उसकी 6 से 7 ये शायद मे बी इससे ज़्यादा हो गई, उसकी साइटेशंस हो गई हों। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखा कि वो आज भी उसको जो है वो एडवांस टेक्निक करार देते हैं। उसके बाद बेशुमार नई अप्रोचेज आई जिसमें चांद एक मैं भी आपको गिनवा सकता हूँ, जैसे ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडलिंग है, उसके बाद फिर बे पैरन की अप्रोच आई, फिर रेसिडुअल बेस अप्रोच भी आई, फिर उसके बाद यहाँ पे वाला अगर आपको देखा जाए तो कुछ कोइंटीग्रेशन टेस्ट्स हैं ऐसे जो स्ट्रक्चरल ब्रेक के साथ जिनका वो एप्लीकेशन भी आता है। उसके बाद आप देखें बूटस्ट्रैपिंग ARDL आ गया। आज का लोग जो हैं वो नोवल ऑटो रिग्रेसिव वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा भी एक टेस्ट जो है वो
रिकर्सिव बूटस्ट्रैपिंग ARDL जो है बस हमारा वो कहना कि चंद दिनों मार्केट के अंदर आने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा सेट है उसकी नेचर क्या है, उसके मुताबिक जो है वो अप्रोच जो है सिलेक्ट की जाती है। इट डजेंट मैटर कि आपकी अप्रोच जो है वो एडवांस है या वो पुरानी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी नेचर के मुताबिक जो अप्रोच लगाई जाती है। और उसमें सबसे बेहतर जो बात है वो ये कि आपके पास अगर आप देखें, जब आप काम करते हैं एम्पिरिकल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है जिसके अंदर मीन, मीडियन और बहुत सारी चीजें, उसमें एक जैरक बेरा टेस्ट होता है। बेसिकली वो जैरक बेरा टेस्ट आपको बताता है कि इधर के आपका वेरिएबल जो है इट हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या आपका वेरिएबल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। जब तक आपको इन चीज़ों को, और मेरी मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च जो है उसमें आप देखेंगे मेरा एम्पिरिकल पार्ट जो हमेशा शुरू जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से होता है। उसके बाद मुझे अंदाजा हो जाता है कि आया कि इसके अंदर हमने लीनियर अप्रोच इस्तेमाल करनी है या हमने नॉन लीनियर अप्रोच इस्तेमाल करनी है। नॉन लीनियर की जब हम बात करते हैं तो फिर हम एसिमेट्रिक या नॉन लीनियर, अब एसिमेट्रिक की तरफ अगर आप आते हैं तो उसके बाद एसिमेट्रिक ARDL भी है, नॉन लीनियर ARDL जो है 2014 में आया है। उसके बाद जैसे रिकर्सिव बूटस्ट्रैपिंग ARDL जो है ये भी मतलब नॉन लीनियर की तरफ ही आ रहा है। तो दुनिया फिर जो है रिसर्च की दुनिया, खासकर जब हम टाइम सीरीज के अंदर बात करते हैं तो फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक लीनियर की तरफ चली जाती है आपकी, एक आपकी नॉन लीनियर की तरफ चली जाती है। लेकिन इसके बारे में डिसीजन जो है वो जैरक बेरा टेस्ट जो है वही करता है। बेरा जो है कि इंडियन है, जैरक जो है वो UK का है। दोनों ने मिलकर अप्रोच जो है वो डेवलप की है और अच्छा खासा, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी काम करे चाहे वो रिसर्च कंट्रीब्यूशन थोड़ा है या ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन तो उसका है। और किसी भी आदमी का काम, जब से कोई भी टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी साइटेशन जो है वो करना हमारा फर्ज बनता है और उस बंदे को साइट करना उसका हक बनता है, क्योंकि उसने लिटरेचर में अपना कीमती वक्त सर्व करके तो जनाबे वाला उसने आपको अप्रोच जो है वो डेवलप करके दी है। और मेरा ख्याल है कि आप आज के वीडियो लाग से बड़े मुस्तफीद होंगे। तो इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम आपको लेके चलेंगे कि चीज़ों की इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है, कैसे जो है वो आगे पेपर को आपने बड़ा हाजिर हूँ। तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने बात की थी, हम पहले पार्ट की बात करते हैं जहाँ मैंने जिक्र किया था कि एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये कि हमें मिनिमम 4 से 6 घंटे और मैक्सिमम 6 से 8 घंटे बैठ कर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए वन गो के अंदर। उसके बाद फिर आपसे मैंने बात की थी कि अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो दूसरा इसका पॉइंट है, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ तो इसको आप ये कह सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपसे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये लर्निंग बाय डूइंग से हैं। और उसमें हमने ये बात की थी कि जब आप किसी मुल्क की एक मुल्क की स्टडी को दूसरे मुल्क की स्टडी के ऊपर रेप्लिकेट करते हैं तो कम से कम कुछ हद तक उन दोनों ममालिक के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं उसका ख्याल हमें करना चाहिए कि इधर उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, या उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो एक जैसा है, या उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो एक जैसा है, या उनका आप कल्चरल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जो उन कंट्रीज़ के अंदर देखनी चाहिए, तब हम उस स्टडी को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे मैंने कहा था कि हमें थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए थ्योरी के अंदर। वो चाहे कोई वेरिएबल चेंज करने की फॉर्म में हो, चाहे वेरिएबल को जो मॉडल उसको मॉडिफाई करने की फॉर्म में हो, और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी बात जो कि मैंने आपसे की थी, बेसिक तीसरा पार्ट है जिसमें जो तीसरी बात मेन होगी हम आगे जाके करेंगे। उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो डेटा सेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली वो डेटा सेट जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो स्टडी है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है। बाज़ ममालिक जो उनकी हिस्ट्री जो 600 साल पुरानी है, बाद की 400 साल है, बाद की 200 साल, फिर कुछ कंट्रीज़ की 100 साल है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको 50 साल हुए हैं दुनिया के नक्शे को ऊपर आए हुए, कुछ 70 साल हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। अगर पाकिस्तान के केस में बात हम करें तो हम 73-74 की बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद आप देखें 71 में देखें पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम होगा, तो इसलिए हमें थोड़ा स्टेबिलिटी जो है या बेस ईयर जो 1972 लेना पड़ता है, उससे हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें जब होती हैं, अगर आप देखें कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं जो भी आपका सैम्पल पीरियड सेलेक्ट करते हैं आप लोग, उसमें देखा जाता है कि आया कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है, क्या उनका जो ट्रेंड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ही जैसा रहा है कि या उसमें कुछ चेंजेस भी आई? लेट्स से हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि 1972 से ऑनवर्ड अगर देखा जाए 2020 तक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या ग्रोथ रेट जो है
उसी को आप देख लें, उसका ग्राफ जो वो भी आपका फ्लक्चुएट कर रहा होगा। और अगर आपने बड़े रैपिड या फ्लक्चुएशन देखनी हो तो फिर स्टॉक मार्केट का डेटा जो है उसको आप देखें, उसके अंदर आपको वो चीज़ वाज़ेह नजर आएगी। अब ये जो फ्लक्चुएशंस वेरिएबल के अंदर होती है, ये बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की होती हैं उसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो इफेक्ट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर, वो हमें शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बात की जाए, जब ये गवर्नमेंट हमने दी थी पीटीआई को, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो तकरीबन 5.5 था, कुछ 5.6 भी बताते हैं, कुछ जगह 5.4 भी आता है। लेकिन आज आप देखें कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो -0.4 चला गया। तो इसका मतलब ये है कि वो विद द पैसेज ऑफ डिक्लाइन आया है। अब वो कुछ भी कहा जाए, पिछले कर्जों की बात की जाए या ये कहा जाए मुल्क जब दिया गया था वो बहुत खराब था, लेकिन एक बात तय है कि इन 3 सालों में पॉलिसीज कुछ इस तरह की इंप्लीमेंट हुई हैं कि जिसकी वजह से वेरिएबल की परफॉर्मेंस बेहतर होने जाए बल्कि डाउन हुई है। तो ये इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वेरिएबल के अंदर, इसकी भी वजूहात जो हैं वो हमें बतानी होती हैं। लेकिन उससे पहले हमें वो स्ट्रक्चरल पॉइंट फाइंड करना होता है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल उसका ट्रेंड जो डाउन आया है। उसमें भी चूंकि आपसे मैंने पहले बात की थी, देखें अगर आप मेरे पेपर पढ़ते हैं, ये मेरा काम आप देखें, तो उसमें मैं पहला टेबल जो मेरा होता है, अब शर्तिया के मैं कोई लिटरेचर व्यू का टेबल पेश ना करूं, तो मेरा एम्पिरिकल टेबल जो पहला होता है वो पेयर वाइज कोरिलेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का होता है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम जैकब टेस्ट कहते हैं, वो मैं अप्लाई करता हूं। तो वो बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो डेटा है जो अब हमने सेलेक्ट किया है वो उसकी नेचर वो लीनियर टाइप है या नॉन लीनियर टाइप है। वो कैसे हमें पता चलता है कि अगर हमारा जो जैकब टेस्ट वो रिजल्ट हमें ये शो करे कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो फिर हमें जो लीनियर साइड है अप्रोचेस की उधर हमें जाना चाहिए। अगर वो जैकब टेस्ट ये कहे कि हमारा डेटा जो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर हमें नॉन लीनियर अप्रोच जो उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब ये दोनों दुनिया जो बिल्कुल सेपरेट हैं। लेकिन अभी हम जो लीनियर अप्रोच है उसकी हम बात करें, उससे पहले जो आपसे मैंने बात कही थी कि वो जो बेसिकली हमारे पास पेयर वाइज कोरिलेशन होती है। ऑल द कोरिलेशन का मतलब इंटरडिपेंडेंस होता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, लेकिन हमें वो भी बेसिक वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका इंपैक्ट जो है वेरिएबल का रिलेशनशिप जो आपस में बेसिकली वो क्या होगा। तो कोरिलेशन के बेस के ऊपर हम थोड़ा बहुत जो हमें गैस मिल जाता है या क्लू मिल जाता है। अच्छा, अब जब आप आते हैं टाइम सीरीज डेटा की बात करते हैं, पैनल को फिर हम एक साइड पे छोड़ देते हैं कि उसमें सबसे पहले जो बात होती है, हम देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर कहीं यूनिट रूट प्रॉब्लम तो नहीं है, या वेरिएबल जो है वो लेवल के ऊपर स्टेशनरी तो नहीं है। जब हम यूनिट रूट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो वेरिएंस है उस वेरिएबल का विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेरी कर रहा है, मतलब कि वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि डेटा सेट जो है उस वेरिएबल या एक वेरिएबल के बाद उसमें यूनिट रूट प्रॉब्लम है या डेटा स्टेशनरी नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपका वेरिएंस जो है उस रेलिवेंट वेरिएबल को चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्टेशनरी है। तो ये भी हमें चीज जो देखनी चाहिए। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या वो सारे पुराने टेस्ट, जैसे ऑगमेंटेड डिकी फ्लो टेस्ट की बात करते हैं, फिलिप्स पैरम की बात हम करते हैं, DFS टेस्ट जो है उसकी बात हम करते हैं, या GLS टेस्ट उसकी बात करते हैं, और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल यूनिट टेस्ट हैं जो स्ट्रक्चरल ब्रेक की इंफॉर्मेशन अपने अंदर अकोमोडेट नहीं करते, क्या इस सारे पीरियड के अंदर वो जो वेरिएबल्स हैं क्या वो वैलिड हैं अगर हम उनको अप्लाई करते हैं? अगर तो आप उनको अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपसे मैंने पहले कहा कि आप उन वेरिएबल्स का जब ट्रेंड देखते हैं तो उसके अंदर आपको ट्रेंड के अंदर या ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, वेरिएबल जो एकदम से ऊपर बढ़ जाते हैं एकदम से वो नीचे आए थे, इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वेरिएबल मजबूर हुए अपना ट्रेंड चेंज करने में। तो वो बेसिकली हमें स्ट्रक्चर पॉइंट जो वो ढूंढने होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम जो ट्रेडिशनल यूनिट टेस्ट है उसको अवॉइड किया जाए। हाँ, उनको आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूं। अप्लाई करके आप ये कहें कि इन टेस्ट के ऊपर हम इतना रिलाय नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि ये जो स्ट्रक्चरल ब्रेक इन्फॉर्मेशन है वो ये टेस्ट हमें नहीं बता पा रहे, इसलिए हम अगले टेस्ट जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। अब उसमें अगर आप ईव्यू इस्तेमाल करते हैं, 2009 में एक ADF टेस्ट जो स्ट्रक्चरल ब्रेक के साथ आया, जेवियर एंट्री टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट हैं, डबल स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट हैं, ट्रिपल स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट है। मेरा एक अपना टेस्ट जो 2018 में डेवलप किया था, सोर शार्प एंड स्मूथ स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट। तो ये इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप अप्लाई करके यूनिट प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप पहला स्टेप जो है उसी के ऊपर आप इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग आपको वसूल होगी, वो जो ट्रेडिशनल टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पहले पॉइंट से ही वो डी ट्रैक हो गए, तो नेक्स्ट जितनी भी आपकी फाइंडिंग होगी वो फिर उसको अम्बिगुअस हम कह सकते हैं, उसके ऊपर हम रिलायबिलिटी शो नहीं कर सकते।
इसी तरह जब आप हमें वो जायरेक्ट वाला टेस्ट ये बता देता है कि ठीक है हमारा डेटा जो है उसमें नॉर्मेलिटी नहीं है, तो फिर हम मूव करते हैं नॉन लीनियर जो अप्रोचेस साइड है, तो उसमें देखें फिर हमें टेस्ट जो है वो भी नॉन लीनियर अप्लाई करने चाहिए। अब उसके बाद फिर हमें जो आगे को इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं वो भी हमें नॉन लीनियर अप्लाई करनी चाहिए। अब जब नॉन लीनियर यूनिट टू टेस्ट की बात करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं। नॉन लीनियर के अंदर ही क्विंटाइल टेस्ट आ जाता है, इसी तरह क्विंटाइल को इंटीग्रेशन भी है। अगर हम नॉन लीनियर ARDL की बात करें, आप फिर उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग ARDL जो है उसको भी देखें, लेकिन वो थोड़ा सा लीनियर साइड पे आ जाता है। इसी तरह आप जैसे मैंने कहा था कि मेरा कपड़ा टेस्ट जो हमारा अभी बस आने वाला है, उसमें क्वार्टरली हुई इकोनॉमिक फाइनेंस रिवीजन हमें मिली हुई है, उसमें रोलिंग विंडो ARDL है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें जब डिसीजन लेना होता है या मूव करना होता है एम्पिरिकल एनालिसिस की तरफ, तो जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास जो टेबल्स मूव करते हैं या जो आप मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, वो मेथोडोलॉजी बेसिकली आपको गाइड कर रही होती है कि आपको इस साइड पे जाना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर फिर एक और जो चीज़ देखें कि जब आप यूनिट टू टेस्ट इस तरह का अप्लाई करते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ब्रेक की इन्फॉर्मेशन हो, हाँ कुछ लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि आप जो डबल स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट अप्लाई क्यों नहीं करते, हालांकि बहुत सारे टेस्ट हैं। अब इशू ये होता है कि आप जब स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर जाहिर सी बात है उन स्ट्रक्चर ब्रेक्स को आपको उसमें भी शो करना चाहिए जो क्वांटिफिकेशन अप्रोच आप अप्लाई कर रहे हैं, या जो आप लॉन्ग रन शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए अप्रोच अप्लाई करें उसके अंदर भी उस स्ट्रक्चर ब्रेक को मेंशन होना चाहिए। फिर इसी तरह आप ग्रेनुलर कॉजेलिटी जब अप्लाई करते हैं तो उसमें भी उस टेस्ट को होना चाहिए। तो इस तरह से मैं मोस्टली जो सिंगल स्ट्रक्चर ब्रेक टेस्ट जो है और उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, एटलीस्ट वो एक डमी जो है उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है लॉन्ग रन शॉर्ट रन के अंदर डमी डाल के उसका इफेक्ट जो है वो दिखा सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को उसने कैसे नेगेटिवली इफेक्ट किया है या पॉजिटिवली इफेक्ट किया है। लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि ये बूटस्ट्रैपिंग ARDL जो है उसकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखें, क्योंकि मैं तो अभी भी उसका जो है वो EViews वर्जन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप अगर उसमें देखें तो उसके अंदर डबल ट्रिपल जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक जो ईयर्स हैं वो अकोमोडेट किए हैं ओरिजिनल आथर्स ने। तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। खाली सिंपली डेटा पकड़ा उसके बाद ये जब किसी भी कंट्री का नाम लेके, सॉरी किसी भी कंट्री का डेटा पकड़ के उसको EViews के अंदर डाल दिया, तो वो देखें EViews तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देगा, क्योंकि आप उसमें जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसके मुताबिक उसने आपको आउटपुट जो है वो दे रही है। और वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक इंसान की तरह इतना अक्लमंद तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे तो इंसान जो उसका दिमाग काम कर रहा है। इसलिए आप कोई भी डेटा सेट जो है, कोई भी वेरिएबल जो है, उसकी थ्योरी, उसकी अजम्पशंस, उसकी जो अदर लवाजमत हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। अच्छा, आप जब स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टू टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं तो फिर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप को जो भी उसमें वेरिएबल जो है आपके लेवल पे स्टेशनरी हो रहे हैं या आपके फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर हो रहे हैं, तो उन स्ट्रक्चर ब्रेक ईयर्स की जस्टिफिकेशन जो है वो आपको बतानी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। मतलब कि ये इस पीरियड के अंदर या उस साल में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से वेरिएबल जो है वो आपका उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, या तो अपवर्ड चला गया या वो डाउनवर्ड चला गया। ये चीज़ें अगर आप वही काम मेरा काम पढ़ेंगे तो उसमें एटलीस्ट मैंने जो इकोनॉमिक रीजंस है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि रिसर्च बेसिकली मैं ये कहता हूँ ये कोशिश का नाम होता है, और उस कोशिश को कामयाब करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है कि बंदा ईमानदारी के साथ वो कोशिश करे, काम करे ईमानदारी के साथ, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो आपको फल ज़रूर देती है। तो आपको इवन कि आप जब कोई भी ट्रेडिशनल टेस्ट भी लगाएंगे उसके अंदर बेशुमार जो इंडिकेटर्स शो करते हैं, नीचे आप टेबल देखें उसमें SIC का टेबल होता है, SBC का टेबल होता है, फिर इवन कि जब आप उसको यूनिट टू टेस्ट अप्लाई करते हैं पूरी आउटपुट दें तो नीचे उसके स्टैटिस्टिक्स भी दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मीनिंग रख रही होती हैं। ये सिर्फ हमारी ड्यूटी है कि हम आंखें खोल के उस सारे रिजल्ट्स को देखें, तो फिर हमें सारी वो चीज़ें इकोनॉमिक्स की नज़र आएंगी उसके अंदर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग जो है वो किस कदर हुई है, या आप कितना ज़्यादा सीखने के पीछे भागते हैं। तो ये ड्यूटी फिर आपकी है, और ये वही बात है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा या पढ़ने की आदत डेवलप नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो उसके बारे में आपको पता चल सकेगा। अच्छा, जब आप ये चीज़ देखते हैं फिर हमें पता चल जाता है, ठीक है हमने जी स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टेस्ट भी लगा के देख लिया, हमने जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो भी लगा के देख लिया। तो ट्रेडिशनल टेस्ट जो है उसने भी हमें यही बताया कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी है इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक्स। जब हमने स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टू टेस्ट लगाया तो उसने हमें ये बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक्स जो वेरिएबल्स हैं उनका इंटीग्रेटिंग ऑर्डर 1 है या वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी है, तो फिर अगला जो स्टेप हमारा मूव होता है वो होता है कि हमें कौन सी इंटीग्रेशन अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए जो
हमारे एडीएफ के जो रिजल्ट्स हैं या हमारे यूनिट जो एनालिसिस है उसके रिजल्ट्स के मुताबिक हो। अब कुछ लोग जो हैं वो जनाब वो सिंपली अगर देखा जाए एंगल ग्रेंगर जो है वो भी कोई इंटीग्रेशन अप्रोच है, उसके बाद बहुत सारी आई, फिर जोहानसन की अप्रोच है, फिर पिजरान ARDL जो है वो अप्रोच है, बूट ट्रैपिंग जैसे आपसे मैंने कहा वो है। तो ये फिर हमें, और उसमें कुछ स्ट्रक्चरल ब्रेक को इंटीग्रेशन अप्रोचेस भी हैं। तो मोस्टली फिर मेरे अगर एक्सपीरियंस की बात की तो मैं आज भी अगर ARDL इस्तेमाल करता हूँ तो वो बेस ऑन यूनिट स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टेस्ट वो उसके अंदर डमी के इंक्लूड करता हूँ, ताकि वो जो स्ट्रक्चर ब्रेक का जायका है वो भी ARDL के अंदर आ जाए, ताकि मुझे कोई बंदा ये बात ना करे कि देखिए आपने स्ट्रक्चर ब्रेक यूनिट टेस्ट तो लगा लिया लेकिन उस टेस्ट की वजह से जो स्ट्रक्चर ब्रेक ईयर आपका अपॉइंट हुआ है या इंडिकेट हुआ है उसको आपने ARDL के अंदर अकोमोडेट नहीं किया। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो इस तरह से चीज़ें फिर आपको वो शील्ड भी प्रोवाइड करती हैं ताकि आपके रिजल्ट जो जस्टिफाई भी रहें और आप डिफेंसिव साइड जो है उसके ऊपर भी काम कर सकें। इसी तरह मेरे भाई, जब आप ARDL इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक लगाते हैं उसके बाद आपको पता है कि ARDL का एक अपना प्रोसीजर है जिसमें वो कैलकुलेटेड एफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसको फिर आप कंपेयर करते हैं अपर एंड लोअर क्रिटिकल बाउंड के साथ। और फिर आपको ये भी बताया जाता है, बल्कि पढ़ते भी हम लिखा भी होता है कि जब आपका कंप्यूटर जो एफ स्टैटिस्टिक्स है वो अगर आपके अपर बाउंड से ज्यादा हो तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन, अगर लोअर बाउंड से ज्यादा कम हो तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन है ही नहीं, अगर दोनों के दरमियान हो तो हम कहते हैं जो डिसीजन आपका वो इनकंक्लूसिव है, मतलब कि इसके ऊपर हम कोई भी बात नहीं कर सकते ईदर को इंटीग्रेशन है या नहीं है। लेकिन उसमें फिर एक जो चीज जो कि आपने मैंने आपको बताया कि उसमें हमने वो डाला होता है, वो क्या कहते हैं उसको, डमी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपका सिलेक्टेड सैंपल है उसमें इंटीग्रेशन भी है, लेकिन वो इंटीग्रेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक्स है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके काम को बाकी सारे काम से डिफरेंट जो है ना वो पेश करती हैं। और ये प्रेजेंटेशन जो होती है आपके एम्पिरिकल रिजल्ट्स की, ये बड़ी काउंट करती है कि आपने कितना सीरियसली जो है वो रिजल्ट जो है उनको एस्टिमेट किया है। क्योंकि जर्नल या जर्नल का एडिटर जो है वो हमेशा आपके काम की जो रिगरनेस है या उसको कहने रोबस्टनेस जो है ना उसको देख रहा होता है, उससे आपकी सीरियसनेस का अंदाजा हो जाता है। और वो जो सारी सीरियसनेस आपकी होती है वो सारी की सारी सीरियसनेस आपकी नजर आती है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो वो जो कि जितना गहरा आपने एम्पिरिकल एनालिसिस किया होता है उतना ही अच्छे तरीके से आप काबिल हो जाते हैं कि अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो मेहनत जो है उसको आप जाहिर कर सकें। तो ये चीज़ होती है जो एडिटर देखता है और उसी चीज़ के ऊपर वो डिसीजन करता है कि आया कि उसको आपका पेपर जो है वो रिव्यू प्रोसेस के अंदर भेजना चाहिए या उसको डेस्क रिजेक्ट करना चाहिए। अच्छा, जब आप ARDL की बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जनाब बोले एक एफ स्टैटिस्टिक जो ओरिजिनल मॉडल होता है उसी को लेके उसी के ऊपर डिसीजन कर देते हैं इधर को इंटीग्रेशन है या नहीं है। मैंने भी ये मिस्टेक्स की थी जब शुरू में चीज़ सीख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर 2013-14 का मेरा काम देखे तो फिर मैंने क्या किया कि अल्टरनेटिवली वेरिएबल जो थे उनके मॉडल्स बनाए। फर्ज करो कि मैं अगर बात करता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन की, जिसमें कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं जनाबे वाला ट्रेड अफेक्ट करती है, उसको कैपिटलाइजेशन अफेक्ट करती है, उसको लेकर। तो बेसिकली देखा जाए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन मैंने उस हवाले से देखा कि उसके पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन जो उसको हमने एस्टिमेट किया, फिर जनाबे वाला ट्रेड उसको डिपेंडेंट किया, उसके बाद कैपिटल को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने लेबर को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया। तो उससे मुझे 4 मॉडल मिल गए। उस 4 मॉडल के मिलने के बाद जब मैंने अपनी एफ वैल्यू कैलकुलेट की तो उससे मुझे पता चला कि इसके अंदर इतने कॉन्टिग्यूटिव वेक्टर्स हैं। आया कि उस प्रोडक्शन फंक्शन के जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए 2 कॉन्टिग्यूटिव वेक्टर्स हैं, 3 इंटीग्रेटिंग वेक्टर्स हैं या 4 कॉन्टिग्यूटिव वेक्टर्स हैं। उससे क्योंकि जो आपकी होती है कॉन्टिग्रेशन उसके लिए मिनिमम एक कॉन्टिग्रेटिव वेक्टर हो तो हम कहते हैं कि वेरिएबल के दरमियान कॉन्टिग्रेशन है। लेकिन इस तरह का फ्लेवर है वो देखें जो है। अब ये जो मैंने मॉडल 4 आपको बताए इससे थोड़ा सा आप गौर से देखें तो हमें जोहानसन कॉन्टिग्रेशन जो है उसका हमें टच नजर आ रहा है, क्योंकि वो हमें हमेशा जब भी आप उसको एस्टिमेट करते हैं तो हमें कॉन्टिग्रेटिंग नंबर्स के बारे में बताता है, तो इस कोई कॉन्टिग्रेटिंग वेक्टर्स के बारे में बताता है, तो नंबर्स के बारे में बताता है। तो इसी तरह उसका टच जो है वो आप ARDL के अंदर भी वो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी है और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ कि चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि जिसकी बेस के ऊपर आप जो है अपने रिसर्च इंप्रूवमेंट को और बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। उस वक्त अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।